नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और गुरु वंदना और धन्वंतरी स्मृति के साथ हम आज का विषय शुरू करेंगे। तो पहले तो हम ये देख लें कि हमारा जो सेमिनार है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लें कि अगस्त मास के अंतर्गत 28 तारीख को हमारा सेमिनार संडे को 9 से 5 का रखा गया है। बराबर, उसका मुख्य दो विषय है। एक छठा अध्याय विमान स्थान का छठा अध्याय रोगानिक विमान और 7वां अध्याय व्याधित रूपीय विमान। यह दो अध्याय की विषयों का चिकित्सकीय अभिगम और ये दो अध्यायों को किस तरह से हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस या चिकित्सा के अंतर्गत हम इसको देख सके, उसका पूर्ण रूप से शास्त्रीय अभिगम संहिता की ओर से हम इस सेमिनार में देखने वाले। हमारा जो ये विमान स्थान का जो सेमिनार है वो गुरुवर्य वैद्य श्री सोरानी साहब और गोयल साहब की स्मृति वंदना में आयोजित किया गया है। ये हमारा 3rd सेमिनार है विमान स्थान के ऊपर। कोरोना के कारण 2 साल हमने सेमिनार नहीं किया था, लेकिन ये हमारा 3रा सेमिनार विमान स्थान के ऊपर है। इसके पहले 2 सेमिनार 2 साल विमान स्थान पर हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी इस शनिवार के पश्चात रस विमान जो हमारा विमान स्थान के बाकी 6 अध्याय के पहले के जो 5 अध्याय है उसके बारे में हम डिस्कशन करके थोड़ा सा हम सेमिनार से पहले हमारा विमान स्थान का पूरा हम एक स्मृति याद कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जैसे ही हम सेमिनार में 3जे सेमिनार के अंतर्गत हम यदि प्रवेश करते हैं तो हमारा सरलता रहेगी। हमारा अभ्यास यदि विमान स्थान का अच्छी तरह से हो गया होगा तो विमान स्थान का यह 3रा जो हमारा सेमिनार है उसको समझने में सरलता रहेगी। और यह जो हमारा पहला सेमिनार था वो सेमिनार विमान स्थान के रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमान और जनपदोध्वंसीय विमान के ऊपर था। हमारा जो पहला सेमिनार था वो विमान स्थान के पहले 3 अध्यायों को आवृत करता था, रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमान और जनपदोध्वंसीय विमान। और विमान स्थान क्या है, उसमें रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमान और जनपदोध्वंसीय विमान को हम चिकित्सकीय दृष्टिकोण से रोगी के अंतर्गत किस तरह से देखें, उसका विषय हमने वो पहले सेमिनार के अंतर्गत लिया था। यानी कि वो 1st 3rd 3 अध्याय हमने उसमें कवर कर दिए थे। उसके बाद हमने त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय, स्रोतो विमानीय, इसके ऊपर हमने दूसरा सेमिनार विमान स्थान का दूसरा सेमिनार लिया था। और इसके बाद ये जो 3रा सेमिनार है वो रोगानिक और व्याधित रूपीय के ऊपर हम आयोजित करने वाले। तो यह सेमिनार का सबसे ज़्यादा फायदा हमें यह होगा कि हमारे अनुसार विमान स्थान को किस तरह से हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखना चाहिए, उसकी जो अपूर्ति चिकित्सकों में देखने को मिलती है कि हम विमान स्थान को किस तरह से विजुलाइज करें पेशेंट के अंतर्गत। तो यह स्थिति हम यहाँ पे पूर्ण करने की नागरादी चिकित्सक समूह पूर्ण रूप से कोशिश करेगा। बराबर। तो और हमारा ये जो 3रे अध्याय के 3रा जो सेमिनार है उसके बाद अगले साल 4था सेमिनार वो भी विमान स्थान पर ही होने वाला है। उसमें हम क्या करेंगे, जो अंतिम अध्याय है हमारा, कौन सा अध्याय है अंतिम, रोग विषक जितीय और पूर्ण विमान स्थान संकलन, उसके ऊपर हमारा 4था सेमिनार होगा। लेकिन एक दिन के अंतर्गत पूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा विषय हम कवर करके सिर्फ 2 ही अध्याय हमने इस साल रखे हुए। तो उसमें हम अब नेक्स्ट सैटरडे से पहले 5 अध्याय विमान स्थान का संक्षिप्त में 4 से 5 शनिवार हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे हमारा एक पूर्व निरूपण आपके पास तैयार हो जाए। तो उसके बाद यदि आप प्रवेश करो विमान स्थान 3rd हमारे सेमिनार में तो आपको सरलता रहेगी। बरोबर।
हमने लास्ट सैटरडे स्वैथु निदान के बारे में और स्वैथु चिकित्सित जो हमारा अध्याय है चिकित्सित स्थान के बारे में हमने देखा था। उसमें थोड़ा अंश बाकी है, वो हम कालांतर यानी कि सेमिनार के बाद शुरू करने वाले हैं। तो 1 से 1.5 महीना तक हमारा जो रेगुलर चिकित्सित स्थान के और उसमें भी विशेष जठराग्नि आश्रित अधिकारों के जो व्याधि समूह है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसको हम 1 से 1.5 मास तक अभी बंद करेंगे और 1.5 मास के बाद वापिस हम उसको चालू कर देंगे। तो हम अभी एवरी सैटरडे क्या करते हैं, जठराग्निना व्याधि समूह, धात्वाग्निना व्याधि समूह અને મહાભૂતાગ્નિના વ્યાધિ સમૂહોનું ચિકિત્સકીય અભિગમ આપણે દર શનિવારે આપણે ડિસ્કસ કરી, બરાબર। એમાં જઠરાગ્નિના વ્યાધિ સમૂહમાં આપણે શું શું લીધું, જ્વર, ગ્રહણી, અતિસાર, છર્દી અને અજીर्ण, 5 चिकित्सित स्थान मुजब अजीर्ण, और छठा अभी स्वैथु चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि 2 साल के अंतर्गत 30 व्याधि संग्रह को 28 व्याधि संग्रह को हम संकलित कर दें, और उसके बाद यदि हमें अच्छा लगा तो सांप्रत समय में जो रोग निदान आते हैं, मान लो थायराइड हुआ, डायबिटीज़ हुआ, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस सब को हम कौन कौन सी व्याधि प्रकृति के साथ संकलित कर सकते हैं, उसके बारे में हम 1-2 साल में यह विषय पूर्ण हो जाने के बाद हम प्रयास करेंगे कि सांप्रत रोग निदान जो एलोपैथी में रोग निदान लेकर रोगी आ रहा है उसको हम हमारी कौन सी व्याधि प्रकृति अनुसार संकलित कर सके, उस पर हम विचार करेंगे। तो आज का हमारा एक संक्षिप्त विषय है चतुर्विंशति पुरुष को किस तरह से हमको चिकित्सा अंतर्गत देखना चाहिए। तो यह भी एक सारी स्थान एक ऐसा विषय है जो वैद्य विद्यार्थी मित्रों द्वारा चिकित्सकीय अभिगम के रूप से देखा नहीं जाता। जिस तरह से हमने विमान स्थान का भी किया है जिक्र, उसी तरह सारी स्थान भी ऐसा विषय है जो चिकित्सकीय दृष्टिकोण से ज़्यादा देखा नहीं जाता है, बराबर। तो यहाँ हम चतुर्विंशति पुरुष के बारे में किस तरह से सरलता से हम उसका संकलन कर सके उसको हम देखेंगे। तो चतुर्विंशति पुरुष हमारा कतिधा पुरुषो धीमान धातु भेदेन विद्यते, उसका एक भाग है। तो कितने पुरुष संहिता में कहे गए हैं, सारी स्थान में 3 प्रकार के पुरुष, एक धात्वात्मक पुरुष, षड धात्वात्मक पुरुष और चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष। तो एक धात्वात्मक पुरुष किसको कहा गया है, चेतना धातुर्प्यक स्मृत पुरुष संज्ञक, यानी कि कायो नाम अंतराग्नि, उसकी को ही चेतना पुरुष एक धात्वात्मक पुरुष कहा गया, बरोबर। तो यह क्या करती है, कायो नाम अंतराग्नि, जो कायाग्नि और चेतना पुरुष है वो 4 घटक से बना हुआ एक धात्वात्मक पुरुष है। उसमें आत्मा, महत्त्व, अहंकार और मन, यह 4 घटक चतुर्विंशति धातु यानी कि यह 4 धातुओं का एक स्वरूप है जिससे कायाग्नि नामक चेतना स्वरूप कायाग्नि एक धात्वात्मक पुरुष अभिव्यक्त होता है, बरोबर। तो अभिव्यक्ति के कारण रूप आत्मा, महत्त्व, अहंकार और मन से एक धात्वात्मक पुरुष विद्यमान होता है। षड्धा पुरुष में क्या आता है, खादई चेतना धातु षष्ठास्तु पुरुष स्मृत, यानी कि खादई प्लस चेतना धातु, इसका जो संकलन है इससे षड्धा पुरुष निर्माण होता है। तो एकधा, षड्धा और चतुर्विंशति पुरुष यह हमारी रोग निदान पद्धति के अनुक्रम से आने वाली रोग निदान पद्धति में पुरुष का कौन कौन सा भाग बिगड़ा हुआ है उसका नैदानिक महत्व यहाँ कतिधा पुरुषो धीमान धातु भेदेन विद्यते में अच्छी तरह से बताया गया। जैसे कि कायो नाम एक धात्वात्मक जो पुरुष है वो हमारे शरीर में अग्नि के व्यापारों का मूलभूत कारण, विवेचन, गति, प्रेरणा, क्रिया, बल, आकर्षण, उत्साह, निश्चय, इच्छा, द्वेष, यानी कि चेतना का केंद्र है जिससे जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि अपने प्राकृत कर्म अनुवर्तन करती। तो सिर्फ कायाग्नि का अनुवर्तन बिगड़े तब एकधा पुरुष का विचार करना चाहिए। तो इसको हम निदान परिवर्जन की स्थिति में देखते हैं। कायाग्नि अनुवर्तन का संरक्षण करना यानी कि निदान परिवर्जन नामक स्थितियों पे विचार करना चाहिए।
बरोबर। अब आता है सर्धा पुरुष। सर्धा पुरुष हमारा पंचभूत, खादई पंचभूत और कायग्नि का सम्मिलित होके हमारे अभ्यास अनुसार दोष निरूपण तैयार होता है। इसमें क्या आता है, खादई, जो खादई पांच भूत है और कायग्नि, उसमें आकाश और वायु महाभूत जो है वो धातुरूप वात दोष, यानी कि जो सर्धा है उसमें धातुरूप वात, तेज में से धातुरूप पित्त और पृथ्वी और जल महाभूत में से धातुरूप कफ का निरूपण आपको ज्ञात करना चाहिए। यानी कि कायग्नि अनुवर्तन बिगड़ने पर आगे जाके योग्य चिकित्सा के अभाव से धातुरूप वात पित्त कफ अपने प्राकृत कर्म अनुवर्तन को जब छोड़े तब आपको सर्धात्मक पुरुष का निरूपण समझना चाहिए। आप समझे? तो उससे क्या होगा, शरीर के अंतर्गत दोषों में, धातुरूप दोषों में विषमता उत्पन्न होनी यहाँ से सर्धा पुरुष में से शुरू होगी। तो एकधा पुरुष शुद्ध कायग्नि का स्वरूप है, सर्धा पुरुष कायग्नि प्लस धातुरूप वात पित्त कफ का स्वरूप है, और चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष जब धातुरूप वात पित्त कफ योग्य सारवार या चिकित्सा से योग्य उसको ना किया जाए तब हमारे शरीर में चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुषों में विषमता आनी शुरू होती। यानी कि जो शरीर है हमारा वो तीन विभाग के अंतर्गत विभाजित है। फर्स्ट है कायाग्नि रूप शरीर, जिससे हमारा शरीर का बंधारण चलता है। दूसरा है सर्धा रूप शरीर, जिससे हमारा दोष रूप बंधारण चलता है। यानी कि यह धातु रूप वात पित्त कफ क्या करते हैं, दोषादि विज्ञानीय अधिकार अनुसार शरीर में कर्म अनुवर्तन का ये मूलभूत उपादान घटक है। तो उसमें थोड़ा आपको एक स्टेप आगे चिकित्सा का विचार धातुरूप दोष अनुवर्तन को प्राकृत करने के लिए करना पड़ेगा। आप समझे? मान लो धातुरूप वात अनुवर्तन बिगड़ा है तो सिर्फ कायग्नि ठीक करने से नहीं चलेगा, आपको धातुरूप वात को प्रकृति स्थापन के अनुवर्तन से जोड़ना पड़ेगा। तो ये सर्धा का विचार है। अब चतुर्विंशति क्या है, ये पूर्ण रूप से ऐसा शारीर बंधारण है, ये तब बिगड़ता है जब हमारे शरीर का, यानी कि हमारा जो अंग आशय अवयव प्रणाली है उसमें रचनात्मक संगठन जब बिगड़ने लगे तब हमारा चतुर्विंशति पुरुष रोग निदान और चिकित्सा का अधिकार हमें जानना चाहिए। तो उसमें क्या आता है, 10 इंद्रिय अर्था प्रकृति अच्छा अष्ट धातु की, इसको चतुर्विंशति पुरुष कहा गया। तो उसमें क्या आता है, आत्मा, महत्त्व, अहंकार, मन, यानी कि कायो नाम चेतना पुरुष, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तन मात्रा। तो अब चतुर्विंशति पुरुष को हम किस तरह से देखना चाहिए को आपने रोगी आपके पास यदि आता है तो आपने कभी उसमें देखा है चतुर्विंशति पुरुष कि भाई चलो ये चतुर्विंशति पुरुष का यह भाग इसके अंतर्गत बिगड़ गया। अभी आपको मैं आपको थोड़ा सरल करता हूँ, यही है ऐसा नहीं है, पर इस तरह से हम सोच सकते हैं। बराबर? जो हमारी पंच तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्रा हमारे शरीर के जठराग्नि रूप अनुवर्तन का प्रतिनिधित्व करती। हम ये क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो तन्मात्रा है, इससे विषय ग्रहण होता है और वृत्ति जन्म लेती है। वृत्ति जन्म लेती है पंच तन्मात्रा में से। मैं थोड़े आपको रेफरेंस दूंगा, लेकिन आपको जब आप अभ्यास करोगे, पठन करोगे, तभी आपको यह स्थिति ज्ञात होगी कि पंच तन्मात्रा कायग्नि, यानी जो अष्टधा प्रकृति, मूल प्रकृति है, उसमें से वृत्ति जन्म होती है और यह विषयों को ग्रहण करती है। कौन से विषय? सभी अर्थ, असित, खादित, पित्त, लीट, रस, सभी विषयों को पंच तन्मात्रा ग्रहण करने का शुरुआत करती, यहाँ से वृत्ति जन्म होती। तो आपकी अष्टधा प्रकृति आपकी वृत्ति और जठराग्नि अनुवर्तन तय करती, यानी कि आपकी समाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि
यह अष्टधा प्रकृति और जठराग्नि अनुवर्तन से तय होगा, और यही अग्नि अनुवर्तन आगे जाके आपकी दोष प्रकृति तय करेगी। बरोबर। देखिए ये है ना, इतना अच्छा विषय है कि हमारा जो सेमिनार का विषय है रोगानिक विमान और व्याधित रूपीय विमान, तो यदि आप देखें तो रोगानिक विमान यदि आप ऐसे ही पढ़ लो तो प्रभाव बल अधिष्ठान निमित्त आशय के अलावा उसमें कुछ नहीं लिखा है। लेकिन आपको रोग कल्पन किस तरह से देखना चाहिए उसका उसमें पूर्ण रूप से विचार दिया गया, वो हम उसमें देखेंगे। पहले तो ये आप देख लो, पंच तन्मात्रा विषय जठराग्नि और वृत्ति के साथ संकलित। यदि आपकी वृत्तियों में विषमता है और जठराग्नि अनुवर्तन रचनात्मक स्थिति में बिगड़ा हुआ है, तब आपको पंच तन्मात्रा कायाग्नि और जठराग्नि अनुवर्तन ठीक करना चाहिए। यहाँ से समुत्थान तैयार होता है, समुत्थत्व या समुच्छन का बल यहाँ से शुरू होता है। ये आप अभ्यास और ये वृत्ति से होता है। अब एकादश इंद्रिय हमारे गुरुवर्य से हमें जो ज्ञात हुआ उस अनुसार यदि मैं आपको कहूँ तो जो इंद्रिय है वो महाभूत का स्थान है। महाभूत छोड़िए, महाभूताग्नि का स्थान। तो उत्पत्ति तन्मात्रा में से होती है, बरोबर। और जो हमारी एकादश इंद्रिय है वो महाभूताग्नि का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि वो महाभूताग्नि का स्थान है। हमारे सुरानी साहब ने कहा था कि यदि आपको, हमारे कई समूह को यही भी नहीं पता, हमारे वैद्य विद्यार्थी मित्रों को, कि अग्नि के स्थान कौन कौन से। जठराग्नि स्थान ग्रहणी, धात्वाग्नि स्थान रस से लेके शुक्र पर्यंत उत्पादक और प्रवर्तक मूल। महाभूताग्नि स्थान इंद्रियों में आश्रित रहकर रहता है। यानी कि ये जो महाभूताग्नि है यह क्या है, अंतिम स्वरूप है। यहाँ से रचना आकार लेती है महाभूताग्नियों में। जठराग्नि में से उत्पत्ति होती है और महाभूताग्नि में रचना आकार लेकर रहती है, बरोबर। तो उसमें दो भेद है, एक ज्ञानेंद्रिय है और एक कर्मेंद्रिय है। तो यदि आपके पास रोगी आ रहा है और उसमें ज्ञानेंद्रिय में यदि विकृति है, स्पष्ट होगा आपको, रोगी बोलेगा ही। यदि उसमें चतुर्विंशति पुरुष इन्वॉल्व हो गया है, चतुर्विंशति पुरुष हमारे अंग आशय अवयव प्रणाली का ऐसा एनाटॉमिकल शरीर है जो कोई भी अंग आशय अवयव प्रणाली का बंधारण चलाता है। बंधारण यानी रचना, आप समझ लो। मेरे अभ्यास अनुसार षड्धा पुरुष क्रिया चलाता है। षड्धा पुरुष जो है वो क्रिया चलाता है, फंक्शनल, और क्रिया उसके अधीन है, क्रिया शारीर जिसको आप बोल सकते हो। चतुर्विंशति पुरुष रचना शारीर का विषय है और यह एनाटॉमी को, बंधारण को चलाता है। यानी बंधारण बनाने का और संभालने का काम चतुर्विंशति पुरुष के अधीन है। चिकित्सित स्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से चतुर्विंशति पुरुष का अभ्यास और निदान हमें करना चाहिए। तो मान लो कोई आपके पास रोगी ज्ञानेंद्रिय बिगड़ने के साथ यदि आता है या कर्मेंद्रिय बिगड़ने के साथ आता है, तो आप क्या देखोगे। मान लो कोई, मैं ही आपके पास आ रहा हूँ और मुझे मान लो XYZ में नेक्रोसिस है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे हाथ और पैरों में तीव्र वेदना होती, तो आप क्या निदान करोगे। एक तो सरल निदान ये होता है कि हाथ और पग आकाश और वायु महाभूताग्नि के प्रतिनिधित्व स्थान है, तो हमें यह एक फर्स्ट ख्याल आ जाता है कि इसमें आकाश और वायु महाभूताग्नि बिगड़ी। पर उसी तरह से यदि आप आगे जाए तो कर्ण ज्ञानेंद्रिय और स्पर्श ज्ञानेंद्रिय यदि बिगड़ कर आती है तो भी आपको यही ख्याल आएगा कि इसमें आकाश महाभूताग्नि और वायु महाभूताग्नि बिगड़ी हुई, तो उसमें आकाश और वायु महाभूताग्नि का विचार करना चाहिए। लेकिन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का जो विभाजन है वो आपको क्या ज्ञात कराएगा। बरोबर। देखो, मेरे आप
पंच कर्मेंद्रिया है हमारे शरीर में। एक हस्त कर्मेंद्रिय, पाद कर्मेंद्रिय, हस्त कर्मेंद्रिय आकाश महाभूताग्नि प्रधान, पाद कर्मेंद्रिय वायु महाभूताग्नि प्रधान है। यदि कोई रोगी को पाद कर्मेंद्रिय में विकृति है तो आपको वायु महाभूताग्नि का अनुबंध या उसकी चिकित्सा का अवश्य में विचार करना चाहिए। लेकिन यदि आप उसका भी डिटेल निकालो तो जो हमारा वात, धात्वात्मक वात है, वो प्राण, अस्थि और पक्वाशय यानी कि उत्पत्ति, प्राणवायु, स्रोतस में आपको जो ये तन्मात्रा, यदि शब्द और स्पर्श तन्मात्रा यानी कि वृत्ति का अनुबंध करने वाली ये दो तन्मात्राएं, शब्द और स्पर्श तन्मात्रा, यदि ये बिगड़ जाए शारीर के अनुबंध में, यदि मैं आपको बोलूँ तो यदि ये शारीर अनुबंध में बिगड़ जाए तो प्राणवायु स्रोतस के अंतर्गत विकृतिकरण प्रक्रिया स्रोतोदुष्टि के साथ शुरू हो जाती। यानी कि जठराग्नि के साथ संकलित पंच तन्मात्रा प्राणवायु स्रोतस का अनुबंध बिगाड़ने के लिए मुख्य रूप समूर्छन का मुख्य कारण ये बन जाते हैं। ये मुख्य विषय है। मान लो कोई मेरे पास आ रहा है, उसमें प्राणवायु स्रोतस बिगड़ा हुआ है और एनाटॉमिकल बिगड़ा हुआ है, तो उसमें शब्द और स्पर्श तन्मात्रा वृत्ति के अनुबंध में आपको ठीक करने यानी कि कायाग्नि और जठराग्नि का आपको विचार करना चाहिए। अब कर्मेंद्रिय की बात करें, मान लो हस्तपाद की बात हमने की थी, तो धात्वात्मक वात का धातुरूप निरूपण, पहले तो यह आपको समझना है कि जो धातुरूप वात है वो जठराग्नि में प्राणवायु स्रोतस का पोषण करता। धातुरूप वात धात्वाग्नि में अस्थि वायु स्रोतस का पोषण करता और धातुरूप वात महाभूताग्नि में पक्वाशय और विसर्जन, जो वात आश्रित विसर्जन प्रणाली है, यानी कि आप सभी वेगों का और पक्वाशय का पोषण करता है। धातुरूप वात उत्पत्ति में प्राणवायु स्रोतस का, धातुगत धात्वाग्नि में अस्थि वायु स्रोतस का और महाभूताग्निगत पक्वाशय और सभी वेगों विसर्जन प्रणालियों का पोषण करता। सभी वेग पक्वाशय द्वारा पोषित रहते, विसर्जन प्रणाली पक्वाशय वेग सभी पक्वाशय द्वारा पोषित रहते। मुख्य अधिकारी वायु है। जब अस्थि वायु स्रोतस या अस्थि धात्वाग्नि का शारीर बिगड़े, एनाटॉमिकल, आप जो शारीर यानी कि उसका उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन जो अस्थि वायु स्रोतस में हो रहा है, क्रिया और रचनात्मक परिवर्तन जो अस्थि वायु स्रोतस में सतत चल रहा है, यदि उसमें विकृति हो रचनात्मक, तब आपको हस्त और पाद दो कर्मेंद्रियों में रोगी पुरुष फरियाद लेकर आपके पास आने। हस्त और पाद धात्वात्मक निरूपण अभी हमारे पास अभिव्यक्त करता है। धात्वात्मक निरूपण यानी धातुरूप वात का जो धात्वाग्नि के साथ पोषक था अस्थि वायु स्रोत, उसमें उसके शारीर यानी कि उसके बंधारण यानी क्रिया और रचना दोनों विक्षेपित हो गए। धात्वाग्नि सही बात है, लेकिन उसकी क्रिया और रचना दोनों बुरी तरह से विक्षेपित होने पर हस्त और पाद कर्मेंद्रिय विकृत रूप से अभिव्यक्त होती। तो ये आपको ऐसा दृढ़ विषय है। आपको यदि कोई रोगी आपके पास आए कहे कि उसके पाद में वेदना हो रही, तो समझ लो उसकी अस्थि का क्रिया और रचना शारीर बंधारण बिगड़ गया। लेकिन सिर्फ धातुगत विचार यहाँ पे आता है। लेकिन कालांतर में यदि उसकी कर्णेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय, कर्ण और स्पर्श जो ज्ञानेंद्रिय है, यदि उसमें विघात हो और उसकी दुष्टि लक्षण लेकर रोगी आपके पास आता है,
तो त्रिविध बोध्य संग्रह परीक्षण के अंतर्गत चतुर्विंशति पुरुष में पक्वाशय, वेग और विसर्जन प्रणाली का क्रिया और शारीर बिगड़ा हुआ है, ऐसा आपको रोग निदान अंतर्गत ज्ञात करना चाहिए। कर्णेंद्रिय है वो हमारे शरीर में धातुवात की विसर्जन प्रणाली में आकाश महाभूताग्नि का शारीर प्रति अभिव्यक्त करता है। यानी कि ये जो इंद्रिय है उसमें इंद्रिय हमारे कहाँ पे आश्रित है? सिर पे आश्रित रहती। सभी इंद्रियों का व्यवहार सिर आश्रित है। तो यह जब कर्णेंद्रिय विक्षेपित हो जाए तब विसर्जन प्रणाली महाभूताग्नि का धातुवात का महाभूताग्नि तक का अनुवर्तन यहाँ पे विक्षेपित हो गया और खास रूप से विसर्जन प्रणाली विक्षेपित हो गई, इतना ही आपको यह बताती। क्योंकि इसके बाद इंद्रिय स्थान में इसी विषयों और इंद्रिय शुद्धियों की बात है, तो यहाँ पे जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि में कौन सा पड़ाव बिगड़ा उसको आपको ज्ञात करेगा। मान लो यहाँ पे मैंने बात की कि हस्त और पाद कर्मेंद्रिय धातुओं में धातुवात का अनुवर्तन क्रिया और रचना दोनों के अनुबंध में बिगड़ जाए तब आपको हस्तपाद में विकृति अस्थिगत मिलती है। यदि आप ज्वर, अस्थिगत ज्वर आप पढ़े तब आपको ज्ञात होगा उसमें हस्तपादगत वेदनाओं का बहुत बड़ा वर्णन। हस्तपाद में बहुत वेदनाएं होती है, पर ये एक तो सिर्फ संकलन है, वरना आपके पास मान लियो मैंने कहा कि भाई अस्थि में कहीं भी नेक्रोसिस होता है, कोई भी बोन्स ले लो, कहीं भी नेक्रोसिस होगा और समुच्छित हो गया होगा तो आपके रोगी पुरुष में हस्तपादगत वेदनाएं शुरू होगी। लेकिन मान लो कई रोगी में कर्णगत वेदना शुरू होती है, तो यह विसर्जन आश्रित, कर्ण और स्पर्श विसर्जन आश्रित। कर्ण आकाश महाभूताग्नि का विसर्जनगत प्रभाव बताती है और वायु महाभूताग्नि का विसर्जनगत पक्वाशयगत प्रभाव स्पर्शनेन्द्रिय अभिव्यक्त करती है। अब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जो है वो हमारे शरीर में अंग आशय अवयव प्रणाली में परिवर्तन यानी कि उत्पत्ति स्थिति विसर्जन किस तरह से हो रहा है उसका प्रतिनिधित्व प्रेजेंटेशन हमको इंद्रिय परीक्षण के अंतर्गत मिलने वाला है। सरल है, ऐसा जटिल नहीं है, बरोबर। अब आता है वाक यानी कि वाग कर्मेंद्रिय, जिससे हम बोलते वही वाग कर्मेंद्रिय। तो आप पहले तो ये जो रूप तन्मात्रा है हमारे शरीर में वो क्या करती है? तेज और पित्त, धातुरूप पित्त को निर्माण करती है। जो इसमें अच्छी बात कही है, पंच तन्मात्रा क्या करती है पता है? हम जो असित खादित पित्त लीड चतुर्विध अन्नपान लेते हैं उसमें से धातुरूप वात पित्त कफ बनाना, उसका कार्य वृत्तियाँ क्या करती है हमारे शरीर में? तो हम कहते हैं कि वो पोषण करती है, वृत्ति से पोषण होता है। तो वृत्तियों में पीछे जो है वो पंच तन्मात्रा है। वृत्ति को विषयों ग्रहण करने और कौन से मान लो आपने चतुर्विध अन्नपान लिए लेकिन उसमें से पंच विषय लेना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसमें से धातुरूप वात पित्त कफ बनाना जिसको हम रसकरण प्रक्रिया कहते हैं। उस रसकरण प्रक्रिया को करने वाली ये पंच तन्मात्रा है, अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति अन्नपान को रसकरण यानी कि पंच विषयों से युक्त कर देता है। तो उससे क्या होगा? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र अपने अपने विषय ग्रहण करेगी, लेकिन वो विषयों से युक्त करने वाली पंच तन्मात्रा है। अन्नपान में इसको विषयों के साथ संकलित करके विषयों को पोषण करना, वृत्ति द्वारा पोषण करना, यह पंच तन्मात्रा का कार्य है, यानी कायाग्नि का कार्य है। पंच तन्मात्रा विषयों से युक्त करवाती। ये आप सरल वो
आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, वो उसमें विषय धातु वातपित्त कफ विषय वाले, तभी वो पोषण कर पाते हैं। बरोबर। अब आती है, मान लो पित्त, धातु पित्त जो है, रूप तन्मात्रा जठराग्नि का वृत्तिगत विषय बिगड़े तब प्रारंभिक स्थिति में अन्नवायु स्रोतों दृष्टि शुरू होती। रूप तन्मात्रा जिसको हम यह देखकर चलते हैं कि वो देखने का काम करती है, लेकिन ये जो देखने का कार्य है वो तो चक्षु इंद्रिय द्वारा होता है। प्रारंभिक स्थिति में रूप तन्मात्रा अन्न विषय के साथ जुड़ी रहती, उसका अंतिम स्वरूप देखना है, लेकिन फर्स्ट बेस शुरू होता है अन्न वृत्ति और अन्न पोषण। ये जो अन्न वृत्ति और अन्न पोषण है ये पूर्ण रूप से रूप तन्मात्रा आश्रित है। अपने अपने विषयों को देखना, और अन्न से ही ये सब अपने अपने विषयों को सब देखते। बरोबर। अगर यह जो पित्त धातु पित्त है उसका रक्तवाही जो स्रोतस है हमारा, उसका क्रिया और रचना का शारीर यदि बिगड़ जाए तो आपको वागेंद्रिय के अंतर्गत विकृति का अभिव्यक्तिकरण होगा। तो क्या होगा, वागेंद्रिय आश्रित जितने भी अधिष्ठान उसमें कुछ बोलने में विकृति होगी, ऐसा सिर्फ आपको समझना नहीं चाहिए। कंठ अशुद्धि होगी, सही बात है, लेकिन कंठ अशुद्धि जठराग्नि आश्रित रहती है। लेकिन आप समझ लो, यदि वागेंद्रिय आश्रित जितने भी अधिष्ठान हैं यदि उसमें विकृति की अभिव्यक्ति होती है तब आपको रक्त धातुगत पित्त का अनुबंध क्रिया और रचना में बिगड़ा हुआ है, ऐसा आपको ज्ञात करना चाहिए। ऐसा आपने कोई देखा है जिसमें वागेंद्रिय, मान लियो वागेंद्रिय आश्रित अधिष्ठानों में दुष्टि मिल जाए, तब आपको रक्त का विचार करना चाहिए कि इसमें रक्त दुष्टि हुई क्रिया और शारीर के अंतर्गत, यानी कि धात्वाग्नि का व्यापार यहाँ पे चतुर्विंशति पुरुष अधिकार में बिगड़ गया। ये इतना गंभीर है कि आगे जाके ये रक्त के गंभीर व्याधि समूह उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें गंभीर व्याधि समूह कौन कौन से आते हैं? रक्त के, रक्त प्रदूषित सभी व्याधि, रक्ताश्रित व्याधि, जिसमें कैंसर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। बरोबर। कैंसर में क्या होता है, यह प्री स्टेज, फर्स्ट, यदि किसी की वागेंद्रिय आश्रित अधिष्ठान निदानों की प्रबलता के कारण यदि फर्स्ट फेज में आते हैं तो आप समझ लो कुछ साल में यदि यह ठीक नहीं हुआ तो कुछ ही साल में आगे जाके यह रक्तगत गंभीर व्याधि उत्पन्न करे। आपने ऐसे रोगी देखे कभी कि वागेंद्रिय में उसको विषमता है उसके अधिष्ठानों में, और कुछ साल बाद उसमें गंभीर व्याधि का परिवर्तन हो गया। बरोबर। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्री स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको आगे जाके क्या होने वाला है। बरोबर। मान लो अगर अस्थिगत धातुओं में हस्तपातगत वेदना, ये गंभीर स्थिति, यदि कोई हस्तपातगत वेदना लेकर आ रहा है तो यह गंभीर और त्वरित चिकित्सा का हमें शुरू करनी चाहिए, ऐसा हमें ज्ञात करवाता। अब मान लो धातु पित्त का स्वेदवाही प्रणाली विसर्जन तक अनुबंध, क्रिया और रचना के अनुबंध में धातु पित्त का जितना भी विसर्जन स्थिति है, स्वेद सार्वदैहिक होता है, अंग आशय अवयव प्रणाली सभी में यह उत्पन्न होता है। यदि स्वेदवाही स्रोत विसर्जन प्रणाली बिगड़ जाए तब हमारे शरीर में चक्षु इंद्रियों में विषमता उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। चक्षु इंद्रियों में विषमता होनी शुरू होवे तब आपको स्वेदवाही स्रोतस का विसर्जनगत अनुबंध बिगड़ा हुआ है, ऐसा आपको ज्ञात होगा, करना चाहिए इस तरह से। हमने तो यह भी देखा है कि भाई अनवायु स्रोतस का किसी को कैंसर हुआ है और योग्य सारवार, यानी कि हमारा अन्नवायु स्रोतस में यदि कैंसर होता है, योग्य सारवार ना की जाए
तो कालांतर में उसको आँख के अंतर्गत कैंसर स्प्रेड हो जाता है। तो ये क्या होगा, अपने नज़दीक के स्थान में पहले स्प्रेड होगा। तो जो हमारी चक्षु इंद्रिय है वो अन्नवायु स्रोतस के साथ संकलित है, लेकिन वो महाभूताग्नि तक का क्रिया सारी बिगड़े तभी वो इन्वॉल्व होती है। बरोबर। चक्षु इंद्रिय बड़ा विषय है। यदि आप इसका पूरा अपना एक ब्रांच है, आपको पता है ना, एलोपैथी ऑप्थेल्मोलॉजी एक पूरा अलग ब्रांच है जिसके अंदर सिर्फ चक्षुओं के विकारों की ही सारवार की जाती। और चक्षु इंद्रिय हमारे शरीर में जब बिगड़ जाए तब कितनी संभावनाएं होती है। यदि आप ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़े तब आपको ज्ञात होगा कि क्रिया और शारीर महाभूताग्नि तक और पित्त अनुबंध का महाभूताग्नि तक अनुबंध बिगड़ने पर चक्षु इंद्रिय आश्रित अधिष्ठानों में विकृति होना शुरू हो जाती है। तो यदि आप एक दिन सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजी के पास यदि आप उस डॉक्टर के पास बैठे तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें चक्षु इंद्रिय में कितनी संभावनाएं रहती। बरोबर। सिर्फ ब्रेन में थोड़ा सा भी यदि शोथ हो जाए हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत, या थोड़ा सा भी उसमें अर्बुद या ग्रंथि हो जाए या विद्रधि हो जाए तो भी ये सब बिगड़ना शुरू हो जाता। अब आता है रस और गंध तन्मात्रा धातुरूप कफ का उदक वायु स्रोतस के साथ अनुबंध का प्रतिनिधित्व करते। जल और पृथ्वी महाभूत का रस, मांस, मज्जा, मेद और शुक्र, यह जो 5 उदक वर्गीय धातु है उसकी क्रिया और शारीर हमारे शरीर के अंतर्गत उपस्थ और गुद द्वारा अभिव्यक्त होती। यदि उपस्थ और गुद स्थान के अंतर्गत विकृति होना शुरू हो जाए तब आपको उदक वर्गीय जो हमारी धातु है रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र, यह 5 धातु के क्रिया और शारीर का विक्षेपित हो जाना आपको ज्ञात करना चाहिए। मान लो उपस्थ और गुद बिगड़ जाए तो वो धात्वात्मक स्थिति निरूपण, तो आपके पास कई रोगी आएंगे जिसको यह उपस्थान और गुद स्थान जो कर्मेंद्रिय स्थान है उसमें विकृति लेकर वो आ रहे। तो आपको समझना चाहिए कि जो हमारा चतुर्विंशति पुरुष है उसका उदक वर्गीय में भी धातुगत जो भाग है, उदक वर्गीय धातु धात्वाग्निगत, उसमें क्रिया और शारीर बिगड़ा हुआ है। और यदि पुरुष और मूत्र यानी कि धातुरूप कफ की जो विसर्जन प्रणाली है यदि वो बिगड़ जाए तब रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय में विकृति होना शुरू हो जाती। रस और घ्राणेन्द्रिय आश्रित विकृतिकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती। तो उससे क्या होता है, आपका रोग निदान स्पष्ट होता है। दूसरा, किस तरह से चिकित्सा का विचार करना चाहिए कि जठराग्नि आश्रित चिकित्सा अभिगम अपनाएं, धात्वाग्नि आश्रित चिकित्सा अभिगम अपनाएं या महाभूताग्नि आश्रित चिकित्सा अभिगम अपनाएं, यह आपको स्पष्ट हो जाएगा। बरोबर। तो चतुर्विंशति पुरुष में अष्टधा प्रकृति जठराग्नि और वृत्तियों के साथ संकलित। जो हमारी पंच ज्ञानेन्द्रिय है वो महाभूताग्नि का शारीर अभिव्यक्त करता है। सविशेष आप समझे, और जो एकादश इंद्रिय है वो शिराश्रित है, उसमें धात्वाग्नि महाभूताग्नि का भी आप सोच सकते हो, लेकिन सविशेष महाभूताग्नि अनुवर्तन अभिव्यक्त करता है। कर्मेंद्रिय है वो क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई है। धात्वाग्निगत अनुवर्तन, इसमें भी क्रिया शारीर दोनों बिगड़ जाए तब आपको कर्मेंद्रियों में अभिव्यक्ति शुरू होगी। और जो वृत्तियाँ है यानी अष्टधा प्रकृति उत्पादक स्रोतों को बिगाड़ना शुरू करेगी, या उसमें आपको एग्जामिनेशन में दुष्ट होकर मिलेगी। ज्ञानेन्द्रिय जो है वो महाभूताग्नि या विसर्जन प्रणालियों में विक्षेपित या विक्षेपण यानी पुरुष मूत्र स्वेद में विक्षेपण शुरू करेगी।
और कर्मेंद्रिय धात्वाग्निगत स्रोतों में विक्षेपित होने से अभिव्यक्त होना शुरू होगी। तो एकधा सर्धा चतुर्विंशति पुरुष पूर्ण रूप से त्रिविध बोध्य संग्रह के जो भी विषय है उसको आप 3 पुरुष के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं, बरोबर। तो हम नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा उसमें हम विमान स्थान के 5 अध्यायों के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे, और जिससे हमें विमान स्थान का ब्रीफिंग मिल जाए और सरलता हमें चिकित्सा और सेमिनार दोनों में सरलता हो। थैंक यू।